बड़ी खबर आ रही है। ईरान से वार्ता पर बोले हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। बातचीत के लिए यूएस डेलीगेशन पहुंच रहा है। ईरान को अच्छा प्रस्ताव दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा यूरेनियम पर ईरानी शर्त नहीं मानेंगे। बात सार्थक रही तो ईरान के नेताओं से मिलूंगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा डील नहीं हुई तो ईरान पर बड़ा हमला होगा। अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल इस्लामाबाद बातचीत के लिए पहुंच रहा है, जबकि ईरान वार्ता में शामिल होगा। अभी तक इस पर सस्पेंस बना हुआ है। ऐसे में सवाल है कि ईरान के इनकार के बावजूद ट्रंप वार्ता के लिए इतने बेकरार क्यों है। दरअसल इसकी वजह ईरान की वो सीक्रेट वॉर है जिसे वो चीन की मदद से लड़ रहा है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स है कि इस सीक्रेट वॉर से ट्रंप डरे हुए हैं। उनकी दिखावटी बहादुरी उस घबराहट को छिपाने की कोशिश है जो अमेरिकी डॉलर और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर मंडराते खतरे से उपजी है, जिसे जल्द खत्म नहीं किया गया तो न सिर्फ अमेरिका का वैश्विक वर्चस्व खत्म हो जाएगा बल्कि उसकी अर्थव्यवस्था भी डूब जाएगी। ट्रंप के शासनकाल में ये पदवी खतरे में है। अमेरिका की सुपर पावर वाली कुर्सी डगमगाती नजर आ रही है और इसकी वजह है जंग में जिनपिंग और मुश्तबा का चक्रव्यूह, जिसमें फंसकर अमेरिका की अर्थव्यवस्था तबाह हो सकती है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में दावा है कि डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के सामने स्थिति नियंत्रण में होने का दिखावा कर रहे हैं, लेकिन अंदर से अमेरिकी राष्ट्रपति काफी घबराए हुए हैं। ट्रंप को डर है कि ईरान के साथ युद्ध उनके मुताबिक नहीं चल रहा है। उन्हें हॉर्मुज संकट और हथियारों के नुकसान की चिंता सता रही है। निजी बातचीत में ट्रंप इसे लेकर चिंतित हैं कि युद्ध लंबा खिंचा तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था को डुबा सकता है। ईरान से युद्ध छिड़ना उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक विफलता बन सकती है। पहली, पेट्रो डॉलर का खात्मा। दूसरी, ग्रेट डिप्रेशन की आशंका। तीसरी, चीन के सुपर पावर बनने का डर। दरअसल ईरान तेल का व्यापार चीनी युआन में शुरू करना चाहता है। दुनिया डॉलर छोड़कर युआन में तेल खरीदना शुरू कर देती है तो अमेरिका का $40 ट्रिलियन का कर्ज उसे दिवालिया कर देगा। दरअसल 1970 के दशक से दुनिया का अधिकतर तेल डॉलर में खरीदा और बेचा जाता है। इसे पेट्रो डॉलर सिस्टम कहते हैं। इसका अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा होता है। दुनिया में डॉलर की भारी मांग बनी रहती है क्योंकि हर देश को तेल खरीदने के लिए डॉलर की जरूरत होती है और इससे डॉलर की कीमत कभी घटती नहीं है। तेल बेचने वाले देश जो डॉलर कमाते हैं वो उस डॉलर को वापस अमेरिकी बैंकों या सरकारी बॉन्ड में निवेश कर देते हैं, जिससे अमेरिका का एक नहीं बल्कि कई तरह का फायदा उन्हें मिलता है। इससे अमेरिका को अपना खर्च चलाने के लिए सस्ता कर्ज मिल जाता है। डॉलर की कीमत ज्यादा होने की वजह से उसे दूसरे देशों से सामान आयात करने में बहुत सस्ता पड़ता है, जबकि दूसरे देशों को अमेरिका से माल ऊंची कीमतों पर खरीदना पड़ता है। अब ईरान और चीन के प्लान के मुताबिक अगर डॉलर की जगह चीन की मुद्रा युआन में तेल खरीदा और बेचा जाता है तो पेट्रो डॉलर व्यवस्था धराशायी हो जाएगी। अब इससे होगा क्या? सबसे पहला असर अमेरिकी डॉलर की मांग पर नजर आएगा। अगर दुनिया को तेल के लिए डॉलर की जरूरत नहीं रहती है तो डॉलर की वैश्विक मांग कम हो जाएगी। वो एक सामान्य देश की मुद्रा की तरह बन जाएगा। जब देशों के पास जरूरत से ज्यादा डॉलर नहीं होगा तो वो यूएस बैंकों और सरकारी बॉन्ड्स में निवेश करना बंद कर देंगे। डॉलर की मांग घटने से उसकी कीमत भी गिरेगी। अमेरिका के लिए दुनिया से सामान आयात करना महंगा हो जाएगा। वहीं जिन देशों की मुद्रा अमेरिका से मजबूत है उसके लिए अमेरिकी सामान सस्ता होगा, जिससे अमेरिका में महंगाई बढ़ेगी और साथ ही अमेरिका को अपना 39 से $40 ट्रिलियन का कर्ज चुकाने के लिए निवेशकों को ज्यादा ब्याज देना होगा और अर्थव्यवस्था बर्बादी के कगार पर पहुंच जाएगी। वॉशिंगटन में यूएई के सेंट्रल बैंक गवर्नर खालिद मोहम्मद बलामा की स्कॉट बेसेंट से मुलाकात हुई। इस दौरान खालिद मोहम्मद ने डॉलर की कमी का मुद्दा उठाया, जिसकी वजह युद्ध के कारण तेल की सप्लाई बाधित होना है। इससे यूएई की डॉलर में होने वाली कमाई घट गई है। यूएई ने स्पष्ट किया है कि अगर डॉलर की कमी बनी रहती है तो वो तेल की बिक्री और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के लिए चीनी युआन का इस्तेमाल शुरू कर सकता है। साल 2025 में सिप्स के जरिए $26 ट्रिलियन का वैश्विक लेन देन हुआ। ये 2020 के मुकाबले 3 गुना ज्यादा है और इसके पीछे भी ईरान है। ईरान अपना तेल भारी डिस्काउंट पर बेच रहा है और पेमेंट युआन में ले रहा है। ये पैसा वापस चीन के सिप सिस्टम में चला जाता है।
सरल शब्दों में कहें तो यूएस का स्विफ्ट सिस्टम व्हाट्सएप या मैसेंजर की तरह है, जिसका इस्तेमाल एक देश से दूसरे देश में पैसा भेजने के लिए होता है। स्विफ्ट से दूसरे देश को एक सीक्रेट कोड भेजा जाता है जिसमें ट्रांजैक्शन की पूरी जानकारी होती है। अब अमेरिका इसका इस्तेमाल अपने दुश्मन देश के लिए करता है। दरअसल यूएस जिस देश पर प्रतिबंध लगाता है वो स्विफ्ट सिस्टम का इस्तेमाल नहीं कर पाता, जिससे वो बाकी देशों के साथ लेन देन नहीं कर पाता। चीन का स्विफ्ट सिस्टम भी कुछ अमेरिका के स्विफ्ट की तरह ही काम करता है। ये चीन की मुद्रा युआन में लेन देन की सेटलमेंट करता है। खास बात यह है कि इसके जरिए सिर्फ कोड ही नहीं भेजा जाता, बल्कि ये पैसे का हकीकत में ट्रांसफर भी खुद कर सकता है। रिपोर्ट में दावा है कि हॉर्मुज 3 महीने से ज्यादा इस हालत में रहा तो कच्चे तेल की कीमतें $250 प्रति बैरल तक पहुंच सकती हैं। इससे अमेरिका और यूरोप में ऐसी महंगाई आएगी जिसे ग्रेटर डिप्रेशन कहा जा सकता है, यानी 1930 से भी बड़ी मंदी का डर है। युद्ध विराम की समय सीमा खत्म होने में कुछ ही वक्त बचा है, लेकिन हॉर्मुज स्ट्रेट धधकने लगा है। अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि वो सी माइंस हटाने का ऑपरेशन कभी भी शुरू कर सकता है, जबकि ईरान ने काउंटर अटैक के लिए मिसाइल लॉन्चिंग साइट एक्टिव कर दी है। हालांकि हॉर्मुज में नाकाबंदी को लेकर दोनों तरफ से बड़े दावे किए जा रहे हैं। हॉर्मुज में पिछले 24 घंटे में टैंकर की एंट्री नहीं हुई है और इस बीच यूएसएस जेराल्ड अरब सागर पहुंच रहा है, जबकि ईरान ने अरब देशों के सभी तेल रूट को रोकने की धमकी दी है, जिससे हालात ऐसे हो गए हैं कि कभी भी युद्ध विराम टूट सकता है। युद्ध विराम के बीच अरब सागर में ऑपरेशन टुस्का किया गया, जिसमें उसके मरीन कमांडो ने सफलतापूर्वक उसे पूरा किया। टुस्का ईरानी ऑयल टैंकर है जिसे स्पेशल ऑपरेशन के जरिए अमेरिका ने पकड़ लिया, जबकि इससे पहले ईरान की तरफ के कई शिप पर गोलीबारी की गई थी। बाद में अमेरिका ने पहले चरण में टुस्का शिप की घेराबंदी की। दूसरे चरण में अमेरिका ने टुस्का शिप की घेराबंदी के बाद वाटर कैनन से हमला किया। इसके जरिए टैंकर के क्रू को उलझाया गया और इसके बाद ऑपरेशन पूरा हो सके इसके लिए 2 शिप लगाए गए। तीसरे फेज में यूएसएस प्रिंसेस को ऑपरेशन के लिए भेजा गया। उसने फायरिंग की, तभी अमेरिकी हेलीकॉप्टर टैंकर के ऊपर जा पहुंचा और मरीन कमांडो उतार दिए गए, जिन्होंने ईरानी ऑयल टैंकर टुस्का पर कब्जा कर लिया। ईरान ने कहा है अमेरिका एक समुद्री लुटेरा है। किसी देश के झंडे वाले जहाज पर कब्जा करना अंतर्राष्ट्रीय कानून में सीधे हमले के बराबर है। इसका पहला तरीका माइन हंटिंग होता है, जिसमें माइंस को ढूंढना और उन्हें नष्ट किया जाता है। इसके लिए हाई रेजोल्यूशन सोनार का इस्तेमाल किया जाता है। समंदर में लगाई माइंस की पहचान की जाती है। पहचान के बाद सी ड्रोन या मिसाइल से हमला किया जाता है। दूर से माइंस पर अटैक करके उसे नष्ट किया जाता है। दूसरा तरीका माइन स्वीपिंग होता है। इसमें सी माइंस को एक्टिव करके खत्म किया जाता है। माइंस के पास कृत्रिम मैग्नेटिक फील्ड बनाया जाता है। ऐसा लगेगा जैसे शिप गुजर रहा है। ऐसे में माइंस एक्टिव होकर फट जाती हैं। हॉर्मुज ब्लॉक होने के बाद अरब देश नए रूट से तेल सप्लाई करने की तैयारी में है, जो सऊदी अरब का ऑयल रूट है। अब इसे भी तबाह करने की धमकी ईरान दे रहा है। इस रूट के जरिए कतर, यूएई भी तेल भेज रहे हैं, जिसके लिए सऊदी की पाइपलाइन से जोड़ा टर्मिनल गया है। मतलब कि इसके साथ एक टर्मिनल को ऐड किया गया है। सऊदी अरब की पाइपलाइन 1200 किलोमीटर लंबी है, जो सऊदी अरब के फारस की खाड़ी में पड़ने वाले अबकैक पोर्ट से लाल सागर में पड़ने वाले यानबू टर्मिनल तक जाती है। इस दौरान बीच में 3 पंप स्टेशन पड़ते हैं। अभी इस पाइपलाइन से तेल सप्लाई क्षमता 50 लाख बैरल प्रतिदिन है, लेकिन ईरान के डर से सऊदी अरब ने घटाकर 20 लाख बैरल प्रतिदिन कर दी है। पूरे रूट में गैस तेल की 2 पाइपलाइन एक साथ हैं, जिसके जरिए फारस की खाड़ी का लाल सागर से कनेक्शन जुड़ जाता है। इसे तबाह करने के लिए ईरान ने प्रॉक्सी गुट सक्रिय कर दिए हैं। अब हूती ने चेतावनी दी है कि यानबू पोर्ट पर वो हमला कर सकता है। इसके अलावा बाब अल मंदेब भी ब्लॉक कर देगा, जिससे एशिया यूरोप तक तेल की सप्लाई नहीं हो पाएगी। ईरान ने टोटल ऑयल कट ऑफ प्लान तैयार किया है, जिसमें वो अरब देशों के सभी ऑयल रूट को ध्वस्त कर देगा और दुनिया में तेल संकट पैदा कर देगा, जिससे ट्रंप पर ईरान पर हमले रोकने का दबाव बढ़ सकता है और फिर अमेरिका को ओमान की नाकाबंदी हटानी पड़ेगी।
युद्ध अरब में हुआ, लेकिन अस्थायी शांति के दौर में भी इसकी शॉक वेव पूरी दुनिया को दहला रही है। आशंका ये है कि अगर दूसरे दौर की बातचीत शुरू नहीं होती और सीज फायर की अवधि नहीं बढ़ाई जाती तो फिर से जंग छिड़ जाएगी। इजराइल इसके लिए पूरी तरह तैयार है। इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा है कि अभी ईरान के साथ हिसाब बाकी है। दोबारा युद्ध छिड़ने की आशंका से घिरे यूरोप ने इजराइल को दोषी करार दिया है, क्योंकि इस युद्ध ने यूरोप को बड़े संकट में डाल दिया है। यूक्रेन युद्ध पहले ही यूरोप के लिए संकट बना है और अब ईरान युद्ध से मुसीबत बड़ी हो गई है। देखिए कैसे यूरोप दो युद्धों की चक्की में पिस रहा है। ईरान के पास अभी भी कई दिन की जंग लड़ने के लिए पर्याप्त सैन्य क्षमता है। अनुमान है कि जंग में सिर्फ ईरान के 60% ड्रोन नष्ट हुए और लगभग 40% घातक ड्रोन अभी भी सुरक्षित हैं। अमेरिकी हमलों से केवल 40% मिसाइल लॉन्चर नष्ट हुए, करीब 60% बचे हुए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है कि केवल 30% मिसाइलें ही बंकर बस्टर बमों से नष्ट हुई और 70% मिसाइलें ईरान के अंडरग्राउंड सिटीज में अभी भी मौजूद हैं। कि 21 अप्रैल को स्पेन ईयू में एक प्रस्ताव रखने वाला है। स्पेन चाहता है कि ईयू इजराइल के साथ अपना एसोसिएशन एग्रीमेंट तोड़ दे। यह हुआ तो इजराइल को यूरोप के साथ व्यापार और कूटनीति में भारी नुकसान होगा। इसके साथ ही यूरोप से मिलने वाले हथियारों पर भी पाबंदी लग जाएगी। इजराइल के हथियारों का 95% हिस्सा अमेरिका और यूरोप से आता है। इसमें यूरोप से 30% हथियार शामिल है। यूरोप के सामने समस्या है तेल और गैस की सप्लाई। यूक्रेन युद्ध शुरू होने से पहले यूरोप को रूस की नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन से गैस आपूर्ति होती थी। 55 बिलियन क्यूबिक मीटर वार्षिक क्षमता वाली ये पाइपलाइन यूरोप की लाइफलाइन थी। साल भर में यूरोप को जितनी गैस की जरूरत होती थी उसका 15% हिस्सा इसी पाइपलाइन से पहुंचता था। लेकिन युद्ध शुरू होने के बाद रूस ने अगस्त 2022 में पाइपलाइन के रखरखाव का हवाला देकर गैस सप्लाई घटा दी। इसके बाद सितंबर 2022 में नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन में रहस्यमय विस्फोट हुए, जिसकी जांच में ऐसे सुराग मिले कि इसके पीछे यूक्रेन हो सकता है। इन धमाकों के साथ ही यूरोप को सस्ती रूसी गैस की आपूर्ति पूरी तरह से बंद हो गई। अब संकट बन गया है इजराइल अमेरिका की ओर से ईरान पर थोपा गया युद्ध। ईरान ने होर्मुज पर कब्जा कर लिया है और यूरोप का संकट दोहरा हो गया है, क्योंकि पाइपलाइन पहले से बंद है और टैंकरों से गैस तेल आपूर्ति भी बाधित हो गई है। यूरोप के देश खाड़ी देशों से जरूरत की 28% गैस आयात करते हैं। यहाँ भी कतर से सबसे ज्यादा 10% गैस आयात होती है और उसकी LNG फैसिलिटी युद्ध में तबाह हो चुकी है। तेल गैस की आपूर्ति बाधित होने से ग्राहक तक पहुंचने वाले तेल गैस के दाम बढ़ गए हैं। ऊर्जा के लिए गैस पर निर्भर रहने वाले यूरोपीय उद्योगों पर बड़ा असर पड़ रहा है और इसकी वजह से यूरोपीय अर्थव्यवस्था सुस्त होने के संकेत हैं, जिससे उबरने में वक्त लगेगा। हंगरी, स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक जैसे देशों में संकट गहराता जा रहा है। मार्च महीने में ईंधन की कीमतों में लगभग 4.6% की बढ़ोतरी हुई। केमिकल, प्लास्टिक और दवा उद्योगों पर सबसे बुरा असर पड़ा है, क्योंकि ये उद्योग कच्चे तेल पर बहुत अधिक निर्भर हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि जब तक हंगरी ईयू से मिलने वाले 90 बिलियन यूरो के लोन से वीटो नहीं हटाता है, तब तक द्रुजबा पाइपलाइन नहीं खोली जाएगी। हालांकि अभी तक हंगरी ने अपना रुख नहीं बदला है। हंगरी का कहना है कि पहले तेल सप्लाई बहाल की जाए, उसके बाद वीटो हटेगा। द्रुजबा क्रूड ऑयल लाइन की लंबाई 4000 किलोमीटर है। ये रूस से शुरू होकर बेलारूस, यूक्रेन, हंगरी, स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक, पोलैंड, जर्मनी, सर्बिया, क्रोएशिया तक जाती है। इसकी आपूर्ति क्षमता 12 से 14 लाख बैरल प्रतिदिन है। युद्ध से पहले पूर्वी यूरोप की जरूरत के तेल की 20 से 30% आपूर्ति इसी लाइन से ही होती है। ये हंगरी, स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक के लिए जरूरी है। स्थिति यह है कि अपनी रिफाइनरियां चालू रखने के लिए हंगरी, स्लोवाकिया ने इमरजेंसी तेल रिजर्व का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। अब यूक्रेन से बचने के लिए ये देश जो हैं वो क्रोएशिया से आने वाली एड्रिया पाइपलाइन को विकल्प के तौर पर इस्तेमाल करने का प्लान बना रहे हैं। ट्रंप ने दुनिया को बताया कि ईरान पर हमलों का आधार है उसका परमाणु कार्यक्रम।
लेकिन इतने दिन की जंग के बाद भी ईरानी परमाणु संयंत्रों का कुछ नहीं बिगड़ा। इसीलिए अमेरिका समझौते में यह अनिवार्य शर्त रख रहा है कि स्थायी शांति के लिए ईरान को अपना संवर्धित यूरेनियम सौंपना होगा, लेकिन ईरान इसे अपना मौलिक अधिकार कहकर खारिज कर रहा है। ऐसे में ट्रंप के सामने संकट ये है कि ईरान के यूरेनियम को कैसे कब्जे में लिया जाए। कुछ खुफिया रिपोर्ट्स इशारा कर रही हैं इसके लिए ग्राउंड ऑपरेशन का प्लान भी बन चुका है। देखिए कैसे ये प्लान अमेरिका के लिए आत्मघाती हो सकता है। माना जाता है कि ये कंटेनर जमीन से इतनी गहराई में बनी सुरंगों में हैं कि अमेरिका के बंकर बस्टर बम भी उन तक नहीं पहुंच पाएंगे। ईरान के पास इस समय करीब 400 किलो संवर्धित यूरेनियम है। ये कई परमाणु बम बनाने के लिए पर्याप्त है। ट्रंप के सामने ग्राउंड ऑपरेशन के कई विकल्प रखे गए। सैन्य कमांडरों ने कहा कि यूरेनियम निकालना पायलट के रेस्क्यू ऑपरेशन जैसा आसान नहीं होगा। स्पेशल फोर्सेस की 2 से 4 टुकड़ियों से ऑपरेशन को अंजाम नहीं दिया जा सकता। इसके लिए हजारों सैनिकों को ईरान की जमीन पर उतारना होगा। ये 1 या 2 दिन का ऑपरेशन नहीं होगा। अंडरग्राउंड ठिकानों के भीतरी नक्शे के बारे में अमेरिका के पास सटीक जानकारी नहीं है। अमेरिका के लिए मुश्किल ये नहीं है कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज जमीन के नीचे हैं, क्योंकि इन्हें बाहरी डोमनुमा ढांचे से पहचानना आसान है। जैसे इस्फहान का उत्तरी द्वार का रास्ता साफ दिखता है, मध्य द्वार का रास्ता भी साफ दिखता है और दक्षिणी द्वार के रास्ते पर भी अमेरिकी सैटेलाइट की नजर है। लेकिन इन्हें मिट्टी और कंक्रीट से ढककर ईरान ने यूएस के लिए मुश्किल खड़ी कर दी। यानी ये केंद्र एक तरह से बंद है, लेकिन सच्चाई ये है कि इसी पहाड़ी की दूसरी तरफ इसी संरचना के लिए दूसरे रास्ते तैयार हैं। उत्तरी द्वार अंडरग्राउंड टनल तक पहुंचता है, जिसे मजबूत कंक्रीट से ढाला गया है। ऐसे ही एक गुप्त मध्य द्वार भी तैयार है, जिसका द्वार कंक्रीट का है, और दक्षिणी द्वार भी यूएस के सैटेलाइट से छिपाकर कंक्रीट का बनाया गया है, ताकि ग्राउंड ऑपरेशन में सेना घुस न सके। यूरेनियम को खास तरह के भारी भरकम लेड लाइन्ड कंटेनरों में रखना होगा। इन भारी कंटेनरों को विमान से ले जाना मुश्किल है। इन कंटेनरों को जमीन के रास्ते से ले जाना होगा या फिर समुद्री रास्ते से जहाजों के जरिए ले जाना होगा। अगर ऐसा होता है तो ये IRGC के लिए आसान टारगेट हो सकते हैं। मध्य पूर्व के देश अमेरिका को उनकी सुरक्षा की गारंटी मानते थे, लेकिन ईरान युद्ध के दौरान इस गारंटी की धज्जियां उड़ती पूरी दुनिया ने देखी। यही वजह है कि अब अरब देशों का अमेरिका और उसके हथियारों पर भरोसा डगमगाने लगा है। वो दूसरे देशों का रुख कर रहे हैं। रिपोर्ट तो ये भी बता रही है कि अरब के 3 बड़े देशों ने यूक्रेन के साथ रक्षा करार किया है, जो अमेरिका के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। सऊदी अरब, यूएई और कतर ने यूक्रेन के साथ ड्रोन डील साइन की है। ये डील 10 साल के लिए की गई है। इसके अलावा 11 देशों ने समझौते के लिए यूक्रेन से संपर्क किया है, जिसमें सबसे ज्यादा देश मध्य पूर्व के हैं, जो यूक्रेनी हथियारों के निर्यात और हथियार उत्पादन से जुड़े हैं। साझेदार यूक्रेन और अपने देशों में हथियार फैक्ट्रियां बनाएंगे, जिसमें यूक्रेनी हथियारों का उत्पादन होगा। साथ ही नए हथियारों पर भी मिलकर काम किया जाएगा। अब अमेरिकी ठिकानों को बंद करने के बारे में सोचने का समय आ गया है, क्योंकि वो एक बोझ हैं, ना कि कोई रणनीतिक संपत्ति। कि फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और बाल्टिक देशों यानी एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया को हथियारों की डिलीवरी होनी थी, लेकिन अमेरिका ने कहा है कि ईरान युद्ध के कारण अमेरिकी शस्त्रागार खाली हो रहे हैं और इन देशों को हथियार डिलीवरी के लिए इंतजार करना होगा। रूस और यूक्रेन ने समय के साथ साथ युद्ध तरीका ही नहीं बदला, बल्कि हर वो तरीका अपनाया है जिससे हर हमले में ज्यादा से ज्यादा नुकसान किया जा सके। इसीलिए यूक्रेन, रूस एक दूसरे के ऊर्जा केंद्रों पर कहर बरसा रहे हैं। इस पैटर्न से रूस और यूक्रेन एनर्जी संकट को गहराने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। नुकसान पहुंचाने की रेस, ऊर्जा केंद्रों का विध्वंस तेज। यूक्रेन के एनर्जी ग्रिड पर रूस का फोकस। इसीलिए बीती रात रूस ने सूमी के आंद्रियाशिव्का में गेरान 2 ड्रोन से हमला किया, जिसमें गैस संयंत्र को भारी नुकसान पहुंचा। इसके साथ ही आसपास के इलाकों में बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया। इसके बाद रूसी सेना ने कीव के बोरिसपिल में बस प्लांट पर हमले करके नष्ट कर दिया। रूसी तेल गैस इंफ्रा पर यूक्रेनी वार। अगर आंकड़ों में बात करें तो यूक्रेन के हमले रूसी सेना के लिए बड़ा झटका है।
रूस के लैंडिंग शिप यमल पर हमले से लगभग $80 मिलियन और निकोला फ्लिंचेकोव लैंडिंग शिप पर हुए हमले से करीब $70 मिलियन का नुकसान हुआ है। रूसी रडार सिस्टम पॉडलेट K1 की कीमत लगभग $5 मिलियन थी।